नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है बड़ी बहस मुकाबला का। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड पर एक्शन में है। एक तरफ उसका टारगेट है कि कम से कम 51% वोट हासिल किया जाए, तो वहीं यूपी को लेकर लक्ष्य बनाया गया है कि सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करनी है और इसके लिए अभी से पूरी पार्टी लग गई है। 24 में बड़ी जीत दर्ज करनी है तो सबसे जरूरी है उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 कंप्लीट करना। 2019 में बीजेपी को यूपी में 80 में से 62 सीटें मिली थी और 2 सीटें अपना दल को। बाकी 16 सीटों में से एक कांग्रेस, 5 समाजवादी पार्टी, तो वहीं 10 सीटें बीएसपी को मिली थी। उपचुनाव में 2 सीटें जीतने के बाद अब बीजेपी की नजर बाकी 14 सीटों पर है, जिसमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी से आती हैं। इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए योगी ने कमान संभाल ली है। पश्चिमी यूपी में योगी दौरे पर हैं। मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। किसान बीमा योजना की शुरुआत करने के साथ ही किसानों और जाटों को साधने का प्रयास किया। तो अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी का मिशन कामयाब हो जाएगा? बीजेपी यूपी की 80 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी? क्या 24 में बीजेपी को 51% वोट मिल पाएगा? आज की चर्चा में ऐसे ही कई और सवालों के जवाब तलाशने की करेंगे कोशिश, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा अनावरण के बाद सीएम योगी ने क्या कहा। पहली बार आपने देखा होगा, चौधरी साहब यही कहते थे ना कि किसान को पानी फ्री में मिले। और भाइयों बहनों, पहले तो बिजली ही नहीं आती थी, अब तो बिजली भी है और बिजली के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल को हम फ्री में कनेक्शन देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने तय कर दिया है। और फिर डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उनकी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। आपकी विरासत का सम्मान करने का कार्य कर रही है। विरासत के सम्मान का ही परिणाम है आज हम सब चौधरी साहब की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी 51 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम और 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। क्या ये काम वे लोग कर पाते? ये डबल इंजन की सरकार है, ये बोलती कम है और परिणाम ज्यादा देती है, रिजल्ट ज्यादा देती है। ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाते हैं। तो क्या यूपी में मिशन 80 में से 80 सीटें जीतने का आगाज भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और क्या इसमें बीजेपी को कामयाबी मिलेगी? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरुण राजभर, प्रवक्ता एसपी-एसपी, सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, श्याम सिंह यादव, सांसद बीएसपी और रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, क्या 51% वोट हासिल करने का टारगेट यूपी से होकर जाता है और वो भी रास्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश से होकर जाता है? जिस तरीके से आपको चौधरी चरण सिंह की याद आई, देखकर तो यही समझ में आ रहा है। देखिए प्राची जी, आज आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पेरेंट्सों को सबको गीता जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं गीता जयंती का जब उल्लेख कर रहा हूं तो गीता के कर्मयोग की बात करूंगा, जहां कर्म की प्रधानता है। आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगभग 1 वर्ष पहले से ही तैयारी करना प्रारंभ कर दिया है। मतदाताओं के पुनरीक्षण का काम हो या बूथ समितियों के सत्यापन का, बूथ समितियों के सशक्तिकरण का काम हो, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर अहर्निश काम करती है। तब भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अपराजयी संगठन बनकर सामने आता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, दोनों सरकारों के डबल इंजन के कामकाज ने एक ऐसा लाभार्थी वर्ग खड़ा किया है जिसके आधार पर हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। और ये बात जब कह रहा हूं तो इसके पीछे आधार है। हमने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े किले और गढ़ ढहा दिए। मुझे याद है कि कैसे उत्तर प्रदेश में कन्नौज को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताया करती थी। कन्नौज से डिंपल यादव जी को चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने हराया। कैसे राहुल
अमेठी को अपना गढ़ बताया करते थे और अमेठी से हमने सबसे बड़े कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को धूल चढ़ा देने का काम किया। ठीक है, कैसे आजमगढ़ को यह अपराजय माना करते थे, लेकिन आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलाने का काम किया है। तो जो इनके गढ़ थे, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, इनका कहना है मुद्दे अब बहुत सारे हैं, मुद्दे अब बदल चुके हैं, जनता के सरोकार के मुद्दे विपक्ष उठा रहा है और उसका एक नतीजा घोसी में जो चुनाव हुआ था वो सबने देखा था। कैसे हारे थे आप? देखिए, मुद्दे जितने भी उठाने की कोशिश करते हैं, ये सारे मुद्दे इन्होंने मध्य प्रदेश में भी उठाए थे, ये सारे मुद्दे राजस्थान में भी लेकर गए थे, ये सारे मुद्दे छत्तीसगढ़ में भी लेकर के गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह का आशीर्वाद, स्नेह लोगों का दिखाई पड़ा है, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उनकी गारंटी के प्रति अब लोगों की आस्था में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। ये भरोसा आस्था में बदल रहा है। इस बात को शायद ये समझ नहीं पा रहे और इसीलिए पीडीए का राग अलाप रहे। ये जब तक जाति मजहब के समीकरण बनाते रहेंगे ना, तब तक इनकी यही गति होगी। आज अपनी स्थापना के बाद से सबसे ज्यादा दुर्दिन कांग्रेस देख रही है। समाजवादी पार्टी जब से अखिलेश यादव जी के हाथ में आई, तब से लगातार 14 हारे, 17 हारे। सुनील सिंह साजन जी, ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, सुनील सिंह साजन जी, ये तो 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रहे हैं और राकेश त्रिपाठी जी तो बता भी रहे हैं कि हमने तो बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी है। आप कहाँ हैं? आपका कितना टारगेट है यूपी में और कितने सीटों पर लड़िएगा, ये भी क्लियर नहीं है अभी तो। देखिए प्राची जी, मैं केवल ये कह सकता हूं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। यह सच है कि बीजेपी वालों के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार तो इनके लिए पवित्र काम है। सारे भ्रष्टाचारी तो मोदी जी के मंत्रिमंडल से लेकर के उनकी पार्टी में है। बलात्कारी भी इनके लिए बलात्कारी नहीं है, उनको भी जेल से रिहा कर देंगे। इनके लिए वो राष्ट्रवादी हैं। देखिए, देश के मुद्दे रहेंगे। ठीक है, आप चुनाव जीत गए, इसका मतलब नहीं कि देश से महंगाई खत्म हो गई, देश से बेरोजगारी खत्म हो गई। और आप देखिए, ये लोग जो बात करते हैं, काम उसका उलट करते हैं। बातें करते हैं कि हम देश बनाने आए थे, देश को बिकने से रोकने आए थे। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं। भाई, कुछ तो छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे सरकार जाने से पहले, या कसम खा ली है कि पूरा देश बेच करके ही दम लेंगे? सवाल यह है कि ये कुछ भी बोलें, क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है? क्या, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछूंगे, बड़े विद्वान साथी हैं, देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियां आज रो करके संन्यास ले रही हैं, नारी शक्ति का उदाहरण इसको मानेंगे क्या आप? क्या जितने भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आ गए हैं, उनको आपने गंगा जी से नहलवा करके पवित्र कर दिया क्या? सुनील जी, पीडीए से आपके पेट में तकलीफ, सुनील जी, आपके सारे मुद्दे वाजिब हैं। मैं तो इस बात से इनकार भी नहीं कर रही हूँ, आपके सारे मुद्दे वाजिब हैं और राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे। लेकिन मेरा सवाल शायद आप सुनकर भी अनसुना कर गए। आप ये तो क्लियर कर दीजिए कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 80 लोकसभा सीटों में कितनों पर ताल ठोकेंगे, उसके बाद तो तय करिएगा ना कि कितना टारगेट रहेगा आपके जीतने का। 80 की 80, अरे सब लड़ेंगे। हमारा गठबंधन है, जैसे इनका एनडीए गठबंधन 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अगर इनसे पूछिए कि भाजपा कितनी सीटें लड़ेगी, तो ये नहीं बताएंगे, क्योंकि ये गठबंधन धर्म है। जब गठबंधन में चीजें तय हो जाएंगी, तब आदमी ये कह सकता है कि हमारी पार्टी इतना लड़ रही है, कांग्रेस इतना लड़ रही है। कब होगी तय राकेश त्रिपाठी जी? चुनाव बड़े नजदीक आ गए, बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, आपकी 4 बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक तय नहीं हो पाया कि कितनी सीटों पर आप ताल ठोकने जा रहे हैं। हमारी सब तैयारी है, सब सीटें तय हैं। हम अपनी रणनीति टीवी पर क्यों बता दें? बिल्कुल मत बताइए, जनता को तो बताएंगे ना, अब उन्हें थोड़ी ना कंफ्यूज करेंगे। टीवी पर मत बताइए, लेकिन जनता के बीच में तो बताइए ना कि साइकिल कितने सीटों पर दौड़ेगी, हाथ कितने सीटों पर रहेगा, ये तो बताइएगा ना। जनता के बीच बता रहे हैं। हाँ। और मुझे लगता है जहां जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो समाजवादी पार्टी जनता के बीच। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए। मुद्दे आपके कह देने भर से खत्म तो नहीं हो जाते हैं। जो मुद्दे विपक्ष ने पकड़े हैं वो मुद्दे इस देश में हैं और उसको लेकर ये हमलावर हैं आप पर। देखिए, सुनील जी ने कहा कि हम अपनी टीवी पर रणनीति नहीं बताएंगे। हाँ, टीवी पर यह जरूर बताएंगे कि कांग्रेस चालू पार्टी है और उसके नेता चिरकुट नेता है। ये टीवी पर बताने का काम जरूर करेंगे। ये इनका अलायंस पार्टी का ये रणनीति है। अब उसको भी रणनीति बताएंगे कि कैसे चालू और चिरकुट ये बताते हैं रणनीति के तहत। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुनील साजन जी ने कहा कि रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया। अरे सुनील साजन जी, अखिलेश जी पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा था।
सारी संपत्ति लगा देंगे तो भी भारत का एक रेलवे स्टेशन नहीं खरीद सकते। और किसी की औकात नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि कोई भारत का रेल खरीद सकता है, कोई भारत का एयरपोर्ट खरीद सकता है। किसी को रखरखाव के लिए दिया जाना, किसी को सर्विस चार्ज पर के आधार पर सर्विस के लिए सौंपा जाना, आप उसको खरीद देना कहते हैं। मैं मानता हूं ये बहुत खराब है। यह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि पिताजी ने बनाई पार्टी है और बेटे ने। राकेश त्रिपाठी जी, सांसदों के निलंबन का मामला, बेटियों का रेसलिंग से संन्यास लेना, महंगाई का होना, बेरोजगारी का होना, इन मुद्दों को तो नहीं छुटला सकते ना आप। ये मुद्दे तो हैं और विपक्ष ने इन मुद्दों को पकड़ा है। हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री तो बेरोजगारी की दर 17.4% थी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद बेरोजगारी की दर 4% से लगातार नीचे है। उत्तर प्रदेश में सुनील जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान भी। ये बेहतर है और उत्तर प्रदेश को बेहतर हालत में लेकर आए हैं, ये बीते चुनावी नतीजे भी बता रहे हैं और इनका काम भी बता रहा है। नहीं, मैं तो केवल राकेश जी से जानना चाहता हूं, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने सच्चाई स्वीकार कर ली कि रख रखाव के लिए देश दे रहे हैं, ये एयरपोर्ट भी दे रहे हैं, पोर्ट भी दे रहे हैं, रेलवे भी दे रहे हैं। तो क्या हम मान लें मोदी सरकार इस देश का रखरखाव नहीं कर पा रही, देश के संसाधनों का रखरखाव नहीं कर पा रही, इसलिए अपने मित्र उद्योगपति जिसके शायद पार्टनर भी हों, मुझे नहीं जानकारी हो तो राकेश भाई बताएंगे, शायद भाजपा के नेता पार्टनर भी हों अडानी के, क्या उनको रखरखाव पूरा देश दे दोगे? आपसे कुछ नहीं हो रहा। जनता तो सोच रही थी कि आप देश का रखरखाव कर रहे हैं। ये तो धन्यवाद आपका कि आपने कम से कम स्वीकार कर लिया। भाजपा में आपसे ज्यादा सच कोई बोल नहीं पाएगा, कोई ये स्वीकार नहीं कर पाएगा कि हम रख रखाव के लिए सब कुछ बेचे दे रहे हैं। आपका धन्यवाद। सुनील जी, आप इस समय जिस गाड़ी में बैठ करके डिबेट कर रहे हैं ना, इस गाड़ी का रखरखाव भी आपका चालक करता है। मैं जानता हूं इसको व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन एक गाड़ी आपके चालक की नहीं हो जाती है, गाड़ी आप ही की रहेगी। चालक केवल को चलाने का काम करेगा, रखरखाव करने का काम करेगा, धुलने पोंछने का काम करेगा, लेकिन इसके आधार पर गाड़ी उसकी देश अडानी चला रहे हैं, मोदी जी नहीं चला रहे, देश अडानी चला रहे हैं, सरकार के चालक अडानी हैं। हम आपकी बात माने तो ये मान लें कि अडानी है देश की सरकार के चालक, मोदी जी क्यों बैठे हैं? बिल्कुल नहीं है। अरे क्या कह रहे हैं आप? काम करेंगे और अच्छा चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास, इन मुद्दों पर उलझे रहेंगे। श्याम सिंह यादव जी, इनकी भूमिका बहुत बड़ी है, इनकी भूमिका बहुत बड़ी है, जरा इनके पास चल लेती हूँ। श्याम सिंह यादव जी, आप लोग इधर डेंट करेंगे या उधर डेंट करेंगे? किस स्थिति में है? कांग्रेस आपसे बात करना चाहती है, समाजवादी पार्टी को आपसे इनकार है, क्या करिएगा यूपी में? देखिए प्राची जी, बातचीत चल रही है और जो होगा अच्छा ही होगा। मैं बहुत होपफुल हूँ, आशावान हूँ। लेकिन जहाँ तक अभी ये आप इसके पहले अपने नैरेटिव में कह रही थी कि बीजेपी 51% वोट पाने की कोशिश करेगी, 51 से ज़्यादा, तो देखिए ये 51 क्या 91% भी पा सकते हैं और 80 सीटों में 90 सीटें भी पा सकते हैं। कैसे? आई वेरी मच डाउट द ईवीएम्स रोल। अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर इनकी इतनी ही ताकत है तो एक बार ईवीएम मशीन को हटा करके चुनाव बैलेट पेपर से करवा लें तो देख लें। और इसके अलावा ये भी कहता हूं कि जैसे एक किताब होती है, उसके तरह तरह उसके बहुत चैप्टर होते हैं जी। तो चुनाव जीतने के क्या काले हथकंडे होते हैं, ये सब बीजेपी वाले करते हैं। जैसे जिस जगह अपोजिशन पार्टी की ज़्यादा वोट होगी वहाँ वो कहलवा देंगे, रोक देंगे घंटा 2 घंटा की ईवीएम मशीन खराब है, अभी रुक जाओ। बहुत वोटर लौट जाते हैं और ऐसा करते हैं, यहाँ तक करते हैं कि एक एल्गोरिथम आप तो अलग टेंजेंट पर इस पूरे के पूरे चर्चा को लेकर चले गए। पहले मैं क्लियर कर दूं सर, मैं कोई नैरेटिव नहीं बना रही हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक में एक टारगेट दिया है अपने सांसदों को। 1 मिनट सुन लीजिए सर, मैंने कोई नैरेटिव नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने 51% वोट शेयर का टारगेट दिया है, उसी पर आपसे चर्चा कर रही हूँ। और आपसे सिर्फ इतना जान रही हूँ, बहन जी तो खुलकर कह चुकी थी ना, गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम तो अकेले हैं। अब कैसे बात चल रही है? क्या हो गया, क्या बदल गया? मैं कह तो रहा हूं
कि 51%, 91% भी ले सकते हैं, और ये सब बेईमानी से करते हैं, ये सब झूठे हथकंडों से, गलत हथकंडों से करते हैं। और हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो भी इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेज ये लोग करते हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन खराब है, फिर तो तेलंगाना में भी ईवीएम खराब है, फिर तो कर्नाटक में भी ईवीएम खराब है। उस बहस में नहीं जा रही हूँ मैं, देखिए उस बहस में नहीं जा रही हूँ सर। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग कई बार क्लियर कर चुका है। आप चुनाव आयोग जाइए, वहां बात करिए। मुझे इतना बताइए, क्या बदल गया? बहन जी तो खुलकर कहती थी ना, गठबंधन के साथ ही नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे। अब कैसी बातचीत चल रही है? नहीं, इसी ईवीएम से श्याम सिंह यादव जीत के आए हैं। 10 सीटें बीएसपी को इसी ईवीएम से मिली है। जो मैं बार बार कहता हूं, चोर उतनी ही चोरी करता है जिससे कि जिसका चोरी किए है वो डंडा लेके उसके पीछे। तो बीजेपी ईवीएम से उतना ही मैनेज करती है। थोड़ा आगे निकल जाइए, अपनी रणनीति के बारे में बता दीजिए। इतना बता दीजिए कि बहन जी तो खुलकर कहती थी ना कि उत्तर प्रदेश में मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। अब क्यों गठबंधन से बातचीत हो रही है? क्या बदला ऐसा? क्या आपने ऐसा महसूस कर लिया कि बातचीत चल रही है? और समाजवादी पार्टी तो रूठ जाएगी अगर आप जाएंगे तो। नहीं, कोई हमारे सोचने पर, कोई उस पर कोई रोक है कि एक बार जो कह दिया वो फाइनल हो गया, पत्थर की लकीर हो गई? हम वर्तमान में परिस्थितियों को देखते हुए हमेशा हर आदमी, हर पार्टी अपना निर्णय बदलती है। तो मानिए ना श्याम सिंह यादव जी, आपको सहारे की जरूरत है। 2019 में आपको समाजवादी पार्टी की जरूरत थी, 10 सीटें जीते आप समाजवादी पार्टी के साथ। अब आपको कांग्रेस की जरूरत है। मान लेने में क्या जाता है? मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वक्त आने पर हम सही फैसला करेंगे, जो आपको मालूम होगा, सारी दुनिया को मालूम होगा। सुनील जी, अब देखिए श्याम सिंह यादव जी के पास ऑप्शन खुला है, आप क्या करेंगे? आपके तो एक्सपीरियंस बड़े खराब रहे इनके साथ। आपसे थोड़ा श्याम जी, 1 मिनट, मैं एक बात कह सकता थोड़ा मैं एक बात बता दूं। अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मैं थोड़ी देर के लिए ही आपके चैनल पर आया था। मुझे 4:45 बजे ही निकलना था। ठीक है सर, इसलिए मुझे माफ करिए। ठीक है, और जवाब तो सुनते जाइए, समाजवादी पार्टी का जवाब सुनते जाइए। आपका धन्यवाद है मुझसे सवाल पूछने के लिए और मुझे चैनल पर बुलाने के लिए। एक बार जवाब सुनते जाइए, फिर चले जाइएगा। सुनील साजन जी, बीएसपी मंजूर है, एक्सेप्ट है? देखिए, मैं एक चीज केवल कह रहा हूं कि हमारा 19 में बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ, हम 5 सीटें जीते, बीएसपी 10 जीती। जब 2022 के चुनाव हुए तो बीएसपी 1 विधानसभा जीती है। हमें उस पर नहीं जाना। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, हमारा चुनाव निशान साइकिल है। एक पहिया लोहियावादी विचारधारा से चल रहा है, एक पहिया अम्बेडकरवादी विचारधारा से चल रहा है। तो लोहियावादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को 24 में रोकने जा रहे हैं दिल्ली की गद्दी पर। इस सबसे ज्यादा नुकसान आप बीजेपी से पूछिए। बीजेपी की सरकार आप भी टाल गए। अरे अगर आप लोग साथ आएंगे तो आप ही तो मजबूत होंगे ना। आपको खुलकर बताना है। आपके नेताओं के बयान है ना, कांग्रेस ने बीएसपी को लाने का प्रस्ताव रखा तो आपके नेताओं के बयान आए। अब ना तो मैंने बयान दिए, ना राकेश त्रिपाठी जी ने, ना अरुण राजभर जी ने, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान आए। तो उसी पर पूछ रही हूं कि मंजूर है प्रपोजल कि नहीं? सुनने के लिए बैठे हैं सांसद साहब, आपको देखिए, वरना जा रहे थे, जल्दी से बता दीजिए। ये फैसला देखिए, हम लोग छोटे वर्कर नहीं कर सकते। ये तो पार्टी नेतृत्व का फैसला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम केवल इतना जानते हैं कि इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा, इनके दुश्मन हमारे दुश्मन, इनकी तकलीफ हमारी तकलीफ। अब ये कभी कभी दल भटक जाता है लड़ाई में, ये वहां चले जाते हैं, उसकी तरफ झुक जाते हैं जो असली पीडीए के दुश्मन हैं। तो इनको तय करना पड़ेगा मायावती जी को। यानी राहें अभी खुली हुई हैं पूरी तरीके से, आपने गेट को बंद नहीं किया है। ये सुनील सिंह साजन जी, आपका बयान बहुत कुछ बता रहा है। हालांकि एक्सपीरियंस आपका कैसा था बसपा के साथ, और फिर क्या बयान आए थे अखिलेश यादव और मायावती के, वो भी सबको याद होगा। श्याम जी, छोटा सा रिएक्शन दे जाइए, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं। अब तो सुनील सिंह साजन जी भी लगता है आपको कुछ शर्तों के साथ आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मैडम प्राची जी, ये वक्त वक्त पर बातें बदलती रहती हैं। बीजेपी ने कभी पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी, आज बीजेपी उसको गाली देती है, वो उसको गाली देता है। बीजेपी ने कभी पंजाब में अकाली दल उसका समर्थक था, तो आज दोनों अलग सलग हैं। इसी तरह से सब पार्टियों का कभी जुड़ाव होता है, कभी मिलाव होता है।
जो सुनील साजन ने कहा बहुत अच्छा है। ये जवाब शायद आपको निराश करेगा। नहीं, मुझे नहीं निराश करेगा। आप शायद उस लाइन को भूल गए जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जब हम साथ मिलकर लड़े तो 10 आप जीते, 5 समाजवादी पार्टी, और जब आप अकेले लड़े तो 1 सीट जीत पाए। ये भी सुन लेते श्याम सिंह यादव जी, ये भी सुन लेना था आपको। मैंने अब ये आपको निराश करेगा, मुझे नहीं। प्राची जी ना, इस तरह के बयान सब नहीं, सब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बहुत बयान देती है, अनर्गल बातें करती हैं, और वक्त आने पर फिर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी होती हैं। आप देख लीजिए, हर पार्टी का देख लीजिए। चलिए ठीक है, यानी भविष्य में बसपा और सपा का मिलन एक बार फिर हो सकता है कि आप दोनों के बयानों से तो कम से कम मैं कह सकती हूं। कह दिया सही समय पर सही फैसला करेंगे। ठीक है, तो फिर आप क्यों डंके की चोट पर कहते थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में हम ये कर देंगे, उत्तर प्रदेश में वो कर देंगे, हम ही बीजेपी को टारगेट करेंगे, हम ही बीजेपी को हराएंगे? मतलब नहीं था फिर श्याम जी ऐसे बयानों का? मैंने कहा मैडम, खुद दोहराता हूं कि एक कोई बयान पत्थर की लकीर थोड़ी हो जाता है। कल बीजेपी कुछ कहती है, करती कुछ है। बीजेपी तो जो करती है, जो कहती है उससे उल्टा उलट करती है। अब ऐसा तो कुछ बदल रहा होगा, कुछ तो बदला होगा ना, कुछ तो एहसास हुआ होगा आपको कि अकेले नहीं लड़ सकते हैं बीजेपी से, इसीलिए बातचीत चल रही है। खैर छोड़िए, अरुण राजभर जी को चर्चा में ले आती हूँ। अरुण राजभर जी, ये तो आप पर भी पूरी तरीके से बयान सटीक बैठता है कि कल तक जो दुश्मन होते हैं वो कब दोस्त बन जाएं कुछ नहीं पता चलता सियासत में। नहीं, देखिए क्या है कि राजनीति में संभावनाएं हिस्सा रहती है तो सच है, लेकिन माननीय सांसद जी और हमारे सपा प्रवक्ता ने जो बयान दिया है, जो बात कह रहे हैं, इनके बात में विरोधाभास यही सामने दिख रहा है। ये कहना चाहते हैं सपा के नेता कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, जबकि ये कांग्रेस को कह के आए हैं मध्य प्रदेश में कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है और धोखेबाज पार्टी कांग्रेस है, और उसके साथ बैठ के खाना भी खा रहे हैं दिल्ली में। तो ये एक कार्यक्रम चल रहा था। 4 बैठक में क्या हुआ, इन्हीं के गठबंधन के साथियों ने कहा कि आओ खाओ हाथ धो जाओ, यही तो कार्यक्रम चल रहा था। कोई एजेंडा नहीं तय हो पाया। आप चैनलों पर ये चलता था कि कन्वीनर तय हो जाएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा तय हो जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे तय हुआ उसके बाद चेहरे जैसे जैसे टीवी चैनलों पर चलने लगा, खड़गे साहब को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, ममता बनर्जी जी ने समर्थन कर दिया, तब तक लालू जी नीतीश जी आपस में भिड़ गए, वो नाराज होकर के घर से निकल आए, ऑफिस से निकल आए। तो कहीं न कहीं वो पता चल जाता है। केजरीवाल साहब ने खड़गे साहब का समर्थन कर दिया तो नीतीश जी नाराज हो गए। जी, तो आपको बखूबी पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यूपी चुनाव के दौरान आप लोगों के बयान भूले थोड़े ना है कोई। आपने क्या कहा था बीजेपी को लेकर, क्या कस्में खाई थी ओपी राजभर साहब ने, आप तो अच्छे से जानते हैं। वादे अभी हमारे माननीय सांसद जी कह रहे हैं कल दूसरे दल में दिखाई देंगे। ये आज ईवीएम कोरोना अभी से हारने लगे क्योंकि चुनाव 24 का हार रहे हैं। वो पहले ही अपने समर्थकों को बता दे रहे हैं कि हमें जीतना नहीं है, हम हार करके पहले से तय कर लिया हूँ, मेरी सरकार बननी नहीं है, मैं खुद नहीं जीत पाऊंगा क्योंकि मैं कांग्रेस में जाने वाला हूँ। तो वो पहले तय कर लिए हैं, इसीलिए तो आपको इंतजार कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस सपा को ले रही है कि नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अस्तित्वहीन पार्टी हो गई है कांग्रेस। आपकी स्थिति क्या है वो तो आपसे भी सवाल पूछ रहे थे ना, मंत्री बनना है नहीं बनना है, कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली? प्राची जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सिद्धांत की लड़ाई लड़ती है। हम अपने समाज को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए, सूचीबद्ध कराने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। तो बीजेपी के सिद्धांत है, लेकिन अरुण राजभर जी, सत्ता के साथ आपके सिद्धांत बदलते और बिगड़ते रहते हैं। लड़ाई लड़े हैं आपकी भी सत्ता के साथ सिद्धांत बदलते और बिगड़ते रहते हैं। बखूबी याद है वो मुझे सारे बयान जो आप भी देते थे मेरे साथ टीवी चैनल्स पर, और आपके नेता भी देते थे, तो बयानों में तो मत ही पड़िए। हमने तो हमेशा चौधरी चरण सिंह का सम्मान किया है। समाजवादी पार्टी बताए कि अपने मंच पर, अपने बैनर पर महाराजा सुहेलदेव राजभर का फोटो। आपने चर्चा कर दी तो रोहित अग्रवाल जी, एक सेकंड में आ रही हूँ सुनील जी आपके पास। रोहित अग्रवाल जी, आपकी विरासत को बीजेपी बखूबी संभाल रही है, साथ तो नहीं दीजिएगा, धन्यवाद तो करिएगा ना राकेश त्रिपाठी जी का। नहीं, किस चीज़ का मैं धन्यवाद करूं राकेश त्रिपाठी जी का। आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है 121वीं, और आज किसान, गांव, गरीब, मजदूर के लिए ये त्यौहार से कम नहीं है। अब मैं राकेश त्रिपाठी जी का किस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद दे दूं। गन्ना किसानों का रेट नहीं घोषित किया इन्होंने करंट सत्र का, और स्थिति यह है कि हरियाणा के अंदर 400 रुपए का रेट है गन्ना किसानों का, सरकारी रेट है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये 340 रुपए का रेट दे रहे हैं पिछले सत्र वाला, और अभी तक गन्ना किसान का रेट उत्तर प्रदेश के तक घोषित नहीं किया।
आलू किसानों के लिए खरीद की कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है, एमएसपी की कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है। तो मैं इनको किस चीज का धन्यवाद दूं? योगी जी कह रहे थे वहां पे मंच से, अभी आपने सुनाया कि हम फ्री बिजली देने का काम कर रहे हैं ट्यूबवेल पे किसानों को, जो कि पूर्णतः झूठ है। क्योंकि किसानों को जो ट्यूबवेल के ऊपर ये मीटर लगाने का काम कर रहे हैं और किसानों को डराने का काम कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप स्थिति देखिए, राजस्थान के अंदर चुनाव होगा तो 450 का सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने सारे बंधन तोड़ के इनको पुनः चुन लिया, तो यहाँ पे 1100 रुपए का सिलेंडर देंगे। बताइए, मूर्ति लगा रहे हैं वो सही है या गलत है? बेरोजगारी का धन्यवाद दूं, किसानों को चौधरी चरण सिंह साहब की मूर्ति लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो सही है गलत? 10 पैसे का योगदान इस मूर्ति में भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये चौधरी साहब के अनुयायियों ने अपने पैसे से ये मूर्ति बनाई है और चौधरी साहब के अनुयायियों ने अपने पैसे से ये मूर्ति लगाने का काम किया है और अपनी जमीन देके ये मूर्ति लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने खाली किराए की कैंची लेके उसका फीता काटा है, इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं, इनका दोगलापन देखिए। सांस्कृतिक विभाग तो एक्सपोज कर देना चाहिए था। रोहित जी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपको तो इन्हें एक्सपोज करना चाहिए था। कहां आप टीवी डिबेट्स का इंतजार करने लगे? एक छोटा सा जवाब राकेश जी इस पर दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेना है। आप झूठ बोलते हैं, आप सिर्फ। नहीं, मैं टीवी डिबेट में इंतजार नहीं कर रहा हूं मैडम। हम लोग कल ही एक्सपोज कर चुके हैं। मुझे जवाब लेने दीजिए, बस मुझे छोटा सा जवाब लेना। त्रिपाठी जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए इन्होंने मूर्ति पे कोई बात नहीं की। ठीक है, बता दीजिए राकेश जी। बता दे रहा हूं, मैं मूर्ति पर बता दे रहा हूं। संकट क्या है, आज रोहित अग्रवाल जी को, इनकी पार्टी को बहुत पीड़ा पहुंची है, क्योंकि ये चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह की विरासत पूरी तरह से काबिज हो जाए, उस पर कब्जा रहे। चौधरी चरण सिंह केवल आरएलडी के हैं, केवल जयंत चौधरी जी के हैं। चौधरी चरण सिंह जी इस देश के हैं, किसानों के लिए। बताएं मित्र, चौधरी चरण सिंह जी बताएं, मूर्ति में आपका योगदान क्या है इस 51 फीट की मूर्ति में मित्र? करिए। और इसलिए चौधरी चरण सिंह जी के लिए सम्मान में भारतीय जनता पार्टी कभी ना पीछे थी, ना है और ना होगी। चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान देने का काम हमने किया। अब पीड़ा आपको है कि आपसे क्यों नहीं कैंची कटवाया। अरे भाई, चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी थे, आप एकाधिकार का दावा कर रहे हैं, तो आप गए होते जाकर के, आप उद्घाटन करते आए होते, आप लोकार्पण कराए होते। आपको मिला नहीं, अंगूर मिले नहीं, इसलिए खट्टे हैं आज, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे। किसानों को लेकर के बहुत सारी बातें कही। अच्छा, जिन 14 सीटों पर आपको जीत हासिल करनी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें, आपको भी जरूरत पड़ रही है ना चौधरी चरण सिंह जी की? पड़ रही है ना राकेश जी? मैं सवाल सुन नहीं पाया, दोबारा सवाल बताइए। मैं ये कह रही हूँ, आपको भी चरण सिंह जी की जरूरत पड़ रही है ना इन 14 सीटों के लिए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों के लिए? देखिए प्राची जी, हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, सीट एक भी मिले और एक भी ना मिले, ठीक, भारतीय जनता देश के महापुरुषों के लिए किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव, कोई दलगत भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, मैं इस पर आगे चर्चा को बढ़ाऊंगे। राकेश जी, आपको बीच में रोक रही हूं, छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर जारी है। मिशन 80 के टारगेट को बीजेपी कितना अचीव कर पाएगी? सुनील सिंह साजन जी, अब आप लोगों के सामने चुनौती यह भी तो बड़ी है कि अपने गढ़ को कैसे बचाना है। आपके गढ़ में एक एक करके सेंधमारी तो बीजेपी ने कर ही ली। देखिए प्राची जी, राजनीति में कोई किसी का गढ़-वढ़ नहीं होता। मुद्दों की लड़ाई होती, जरूरत की लड़ाई होती, अन्याय के खिलाफ लड़ाई होती। मैं आपके कार्यक्रम में सबसे पहले तो अरुण राजभर जी को मैं बधाई दूंगा कि मुझे जानकारी हुई कि इनके पिताजी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, गृह विभाग इनको मिला। चलिए, अच्छी बात है। हम लोग चाहते हैं कि पिछड़े समाज से लोग, कम से कम आवाज उठाने वाले लोग, उस सरकार में जाएं जहां कम से कम पीडीए की बात कर सकें। जहां तक सवाल बीजेपी का है, आप देखिए, बीजेपी से कोई बात कर लीजिए, इनसे कहिए कि आइए बेरोजगारी पे बात करें, नहीं करेंगे। महंगाई पे बात करें, नहीं करेंगे। कहिए पिछड़ों पे बात करें, नहीं करेंगे। दलितों पे बात करें, नहीं करेंगे। इनसे कहिए चलिए पिछड़ों का आरक्षण छीनना है, तो सबसे पहले आगे आ जाएंगे। पिछड़े दलितों को नौकरी न मिल जाए, वो कहीं सम्मानित ना हो जाए, किस तरीके से ये अपमान करते हैं। और ये कह रहे हैं कि पीडीए है। हाँ, समाजवादी पार्टी में पीडीए जो है वो प्राथमिकता में है, और इसका मतलब अच्छा, एक बात का जवाब दे दीजिए सुनील जी, ये पीडीए चुनाव लड़ रहा है, पीडीए बीजेपी को टक्कर दे रहा है या इंडिया अलायंस? बड़ी कंफ्यूजन है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। समाजवादी पार्टी का जो प्रमुख नारा है या हमारा मकसद वो पीडीए है, क्योंकि पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है तो इंडिया गठबंधन की बात होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन जब हम चुनाव के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे,
तो हम ये कहेंगे कि हम समाजवादी लोग हैं, हम कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो सामाजिक तौर पर पिछड़ गए, आर्थिक सारी बातें ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता सुनील सिंह यादव जी कि ये सुनील सिंह साजन जी, आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन हो जाएगी? आप यहाँ अपने पीडीए को लेकर बढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कैसे बेहतर है आप बता रहे हैं, वहाँ कांग्रेस मैनिफेस्टो के लिए कमेटी बना रही है, अरे कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि नहीं है? सत्ता में रहते हैं तो पीडीए याद नहीं आता है, फिर एमवाई याद आता है। एक सेकंड अरुण राजभर जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। किसी गठबंधन में आता है तो अपनी विचारधारा नहीं छोड़ता है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जैसे एनडीए में नए राजभर जी शामिल हो गए, वेटिंग में हैं, तो क्या ये अपने मुद्दे छोड़ देंगे? क्या भाजपा की लाइन पे चले जाएंगे? क्या ये भी पिछड़े और दलितों को हीन भावना से देखने लगेंगे? ये भी उनका आरक्षण छीनने लगेंगे? ये नहीं करेंगे, ये अपने मुद्दे नहीं छोड़ेंगे। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में क्या है, सबके अलग अलग मुद्दे हैं इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के? फिर क्या कॉमन है आप लोगों के बीच में? सीट शेयरिंग अभी तक हुई नहीं, नेता कौन होगा ये पता नहीं, एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ क्या बयान आते हैं वो भी सबने देखा है, तो कुछ कॉमन बात बनी है कि नहीं बनी सुनील जी? कॉमन बात ये है, कॉमन बात यह है कि संविधान और लोकतंत्र बचाना है, कॉमन बात यह है पिछड़े दलितों का हक अधिकार बचाना है, अल्पसंख्यकों का सम्मान बचाना है, और एक ही कॉमन बात बचाइएगा ये भी तो बताइएगा ना, कैसे बचाइएगा ये भी तो बताइएगा। मुद्दों पर तो मैं एग्री कर रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ, कह रही हूँ आपके मुद्दे एकदम ठीक है। अब सुन लीजिए, न अल्पसंख्यकों के हो पा रहे हैं, न दलितों के हो पा रहे हैं, न पिछड़ों के हो पा रहे हैं, ये हो किसके रहे हैं? पीडीए में इनको सरकार 4 बार बनवाया, ये एमवाई के अलावा तीसरे के बारे में सोचा ही नहीं, तो फिर ये एमवाई से बाहर हट। अच्छा रुक जाइए अरुण राजभर जी, अरुण राजभर जी, आप बीच में बोलेंगे उनकी आवाज कट जाएगी, उनकी आवाज नहीं आएगी। एक मिनट मैं आपको मौका दूंगी। डिप्टी साहब रुक जाओ। देखिए, आपने कहा कि हमारे एजेंडे क्या होंगे, कैसे बचाएंगे, तो जो बात राकेश त्रिपाठी जी ने कही है कि हम पूरा देश रख रखाव के लिए रख दिए हैं, हमारी सरकार का जो चालक है वो शायद उद्योगपति हैं, तो वही चालक हटाएंगे, रख रखाव वालों से देश को बचाएंगे। सुनील जी ना तो आप इतने मासूम हैं कि आप मेरे सवाल को ना सुन पाए, और ना इतना सिंपल है ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, तो आप भी बखूबी जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। हाँ, आप घुमा जरूर सकते हैं मुझे अच्छे से। राकेश त्रिपाठी जी की बातें कर रहे हैं, रुक जाइए अरुण राजभर जी, एक मिनट। राकेश त्रिपाठी जी, आपका अपने अंदर तो तय है नहीं एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सपने दिखाए थे मंत्री बनने के राजभर साहब को, अभी तक तो बन नहीं पाए। देखिए प्राची जी, पहले तो मैं पीडीए का जवाब दे दूं, बार बार ये पीडीए कर रहे हैं ना, हम जातिगत आधार पर कभी आकलन नहीं करते, लेकिन सच ये है कि देश के प्रधानमंत्री उसी पिछड़े समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले उसी बिरादरी से आते हैं, उसी समाज से आते हैं। इस देश में राष्ट्रपति हमने रामनाथ कोविंद जी को बनाया, वो उसी दलित बिरादरी से आते हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी इस समय जो देश की राष्ट्रपति हैं वो उसी आदिवासी वर्ग से आती है। तो केंद्र में 3 बड़े पदों पर तो पीडीए हमने तुरंत ही बना करके दिखाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए हैं। तो इसलिए ये पीडीए का राग गाना बंद कर दीजिए, ये उत्तर प्रदेश में चल नहीं पा रहा है। आप 2014, 17, 19, 22 तो बार बार उदाहरण बता रहा हूं, सुनील जी समझ नहीं पा रहे, परिणामों से देखिए, हम इस बात को विश्वास के साथ कह रहे हैं। देखिए, आज चाहे राजभर जी की पार्टी हो या निषाद जी की पार्टी हो या अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, किसी ने भी उत्तर में कहीं कोई बताया है क्या किसी मीडिया से बातचीत में कि हमको 5 सीट मांग रहे हैं, 10 सीट मांग रहे हैं, भाजपा दे नहीं रही है, भाजपा के साथ हमारा ये मनमुटाव है, कहीं कोई सार्वजनिक बात हुई है क्या? हाँ, चालू पार्टी चिरकुट नेता ये सार्वजनिक हुआ है कि रात भर बिठाते हैं और बात नहीं करते हैं, पार्टी के अहंकारों के बारे में सार्वजनिक चर्चा ये करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर में कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद अलायंस टूटने के बाद तो बहुत कुछ कहा गया आपके बारे में, और फिर कुछ दिन बाद वही लोग आपके साथ ही आ गए, मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये भी तय नहीं हो पा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करेगी उचित समय पर बताएगी, लेकिन इस बात को लेकर के किसी के मन में कोई आक्रोश नहीं है, कहीं किसी के मन में कोई इसको लेकर के बहुत उतावलापन नहीं है कि मंत्री बनना, उत्तर प्रदेश की अच्छी सरकार नहीं चल रही है, या मंत्री बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा भूचाल आ जाएगा। राकेश त्रिपाठी जी, आप तो जानते हैं उनकी बखूबी राजनीति का स्टाइल क्या है, तो मुझे पता है आप तो मैनेज करके चल रहे होंगे, लेकिन ओपी राजभर को आप बहुत बुरे लगे थे, यूपी के चुनावों में सबसे बुरी पार्टी आप ही की थी, बुरे थे मुख्यमंत्री भी, अब तो अच्छे लगने लगे, क्या बदल लिया आपने ऐसा? देखिए, कई बार कुछ बातें ऐसी होती है, मैंने इसलिए कहा ना कि कई बार वक्त का मरहम जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण होता है।
आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी का, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ है। समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रलोभन, कुछ बहलावा, कुछ एक भरोसा दिलाया था कि बहुत बड़ी क्रांति करने जा रहे हैं, और लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या व्यवहार किया, आज की बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महसूस कर सकती है कि नाराजगी तो थी ना आपसे, लेकिन नाराजगी तो खुलकर व्यक्त की थी। रही बात बयानों की, तो जवाब दे दीजिए सुनील सिंह यादव जी। अब देखिए, तो गलत नहीं कह रहे ना राकेश त्रिपाठी जी कि इनके अलायंस के नेता तो नहीं बोलते खुल के, आपके अलायंस के नेता तो खुलकर बोलते हैं। पंजाब में 13 सीटों का दावा कर देते हैं, मध्य प्रदेश के चुनावों में एक दूसरे को घमंडी कह देते हैं, 23 सीटें मांग रहे हैं महाराष्ट्र में। देखिए प्राची जी, खुल के बोलने की आजादी को ही तो लोकतंत्र कहते हैं। क्या बीजेपी से खुलकर बोलेंगे जेल जाना है क्या? मार खाना है क्या? जेल की सलाखों में सड़ना है क्या? हाँ, लोग तो गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब वो लाल बत्ती वाली और 2 पुलिस और कांस्टेबल दे दो, इसलिए आप गए हैं, इसलिए सारे मुद्दे रख दिए आपने बीजेपी के। मैं तो कहूंगा, मैं तो कभी मानता था कि बहुत हिम्मती राजभर जी, हम लोगों से ज्यादा खुल के बोलते थे, लेकिन इतनी जल्दी पलट जाएंगे, इतनी जल्दी डर जाएंगे। राकेश जी के पास क्या ऐसा है कि इनसे डर लगता है? लेकिन कुछ ना कुछ तो जी के जाने का दर्द तो है, कुछ भी कहें, आपके साथी को छोड़ने का दर्द तो है आपको। सुनील सिंह कोई भी साथ छोड़ेगा तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, और कोई हमारा आदमी गलत दिशा में चला, यानी अभी भी अपना ही आदमी मानते हैं। अब अरुण राजभर जी क्लियर करिए, तो आपके लिए कंफ्यूजन हो गई, आप इधर के आदमी है कि इधर के आदमी है? समाजवादी पार्टी को यह मालूम हो गया है कि अब पूर्वांचल की धरती पर हमारे पास कोई बचा नहीं है, हम खाली हो चुके हैं, और लगातार उनके लोग उनके ऊपर मनसा जाहिर कर रहे हैं, उनसे मोह भंग करके अलग हो रहे हैं। अब एक विचारधारा की बात कर रहे थे, अभी मध्य प्रदेश में ताजा खबर है कि ये जाके कहे थे कि ओबीसी विरोधी कांग्रेस है, और ये जाके दिल्ली के 5 स्टार होटल अशोका होटल में बैठ के उसी कांग्रेस के साथ वो खाना खा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं और चले आ रहे हैं, और आकर के बाहर क्या बतिया रहे हैं, अंदर क्या बतिया रहे हैं। तो ये तो पीडीए का जो नारा देते हैं, इनसे उत्तर प्रदेश की जनता पूछती है कि एक आजम खान साहब को न्याय दिलाने के लिए कहीं सड़क पर नहीं उतर पाए। दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने से थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि दलितों का हम हितैषी बन जाए, और राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का फोटो लगाकर चुनाव में वोट ले रहे थे, और सत्ता से जैसे नहीं मिली और हम लोग चुनाव हार गए तो फोटो हटा दिया। तो ये महापुरुष का इनका सम्मान था, और ये उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने नहीं गए थे, ये बीजेपी को जिताने गए थे, और ये खुद ही दिन में बीजेपी को गाली देते हैं और रात को मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो 5 स्टार होटल में जाके बतिया रहे हैं, आप क्या करते हैं दिल्ली आकर? क्या बातें होती हैं? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग व्यापारी आदमी हैं, हम छोटे वर्ग के लोग हैं। अब हम बड़े वर्गों के बीच में तो बतिया नहीं सकते। अब वो बड़े लोग हैं, सुनील साजन जी बड़े जाति से भी बड़े हैं, और हम जाति में भी छोटे हैं, तो अब बड़े लोगों के सामने अब जातियों का खेल तो यहाँ मत खेलिए, ये वाली सियासत तो मत करिए। जितना आप बोल रहे हैं उतना सुनील जी बोल रहे हैं, उतना राकेश जी बोल रहे हैं। अब ये तो आपके एनडीए के खिलाफ है, आप तो 4 जातियों की बात करते हैं प्रधानमंत्री, और इन 4 जातियों से तरह आप यही जातियां गिनाने लगे, ये तो मत करिए ना। सुनील सिंह साजन जी जवाब दे दीजिए। छोटी जाति है ना, आपका आधार खिसक रहा है, इसलिए राजभर याद आ रहे हैं? नहीं, राजभर तो इसलिए याद आते हैं, ये नहीं याद आते हैं राजभर, क्योंकि वो पीडीए का हिस्सा है, ये तो एनडीए के हिस्सा हैं। हम किसी उस आदमी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जो अपने सिद्धांत और अपनी गरिमा बेच करके किसी के यहाँ नतमस्तक हो जाए, जिससे जिस विचारधारा से मतलब 1-2 होम गार्ड मिल जाए और एक सरकारी गाड़ी मिल जाए, उसके लिए पूरा समाज बेचने को तैयार है। और कह रहा हूँ मत बोलो डिप्टी साहब, अरे मौका दिया था प्रदेश की जनता, अरे मत बोलो, बीच में मत बोलो, नहीं लागू कर पाए। अच्छा बीच में नहीं, अरुण राजभर जी एक सेकंड, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, थोड़ा सा भी देरी नहीं कर पाए। बोलिए सुनील जी। आप 27% जब कोई बोलता है, एक मिनट राजभर जी, 1 मिनट रुक जाइए। ये बात तो आपको बतानी चाहिए। हमारी लड़ाई जनता पार्टी से, जितने आयोग और जो दलित समाज के या पिछड़े समाज के लोग अपने सिद्धांत, अपना वोट, अपने समाज को बीजेपी को बेच रहे हैं, अब उन्हें कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में खाता नहीं खोलेंगे, गलती से सदन आ गए हैं, अब ये कभी इनके दल का कोई आदमी सदन नहीं आएगा।
अच्छा, ये तो बता दीजिए कि आपके पास रोड मैप क्या है यूपी में चुनाव जीतने के लिए? एक के बाद एक चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, घोसी को छोड़ दूं तो? रुक जाइए अरुण राजभर जी रुक जाइए। प्राची जी, आपने घोसी का जिक्र किया तो घोसी में यही राजभर गांव भटक रहे थे, राजभरों में हार गए, राजभरों में हार गए घोसी में। और हमको जो सूचना है कई रातों में राजभर के गांव में दौड़ाए गए हैं। लेकिन ये बात मैं इसलिए नहीं कहना चाहता था कि इनका आप अपने पुराने साथी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके भी पुराने साथी आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब कैसे मैं बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी करूं, या तो समाजवादी वर्सेस एसपी होता हुआ नजर आ रहा है। राकेश त्रिपाठी जी, खैर बहुत सारे मुद्दे हैं इन लोगों के पास, और घोसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करती है समाजवादी पार्टी। ये पीडीए की जीत है, ये तो मानिएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब भी कोई पराजय होती है हम स्वीकार करते हैं, जय होती है उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस जय के बाद ईवीएम का राग छोड़ देती है। घोसी जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक हो जाती है। घोसी में हमने पूरी प्रतिष्ठापूर्ण तरीके से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था, बावजूद हम चुनाव हारे। हमने हार को स्वीकार किया, हमने आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, घोसी लोकसभा जीत करके दिखाएंगे। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आज फिरोजाबाद में बैठा हूं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि फिरोजाबाद जैसे हमने इनसे छीन ली है ना, हम ऐसे ही इस बार मैनपुरी इनसे छीनने जा रहे हैं। और अपनी मैनपुरी बचाइए, एक अकेली सीट मैनपुरी जिसको दम ठोक के दावा करते हैं ना, आप मैनपुरी में जितना बड़ा नेता चाहिए उतना बड़ा नेता उतारिए। इस बार मैनपुरी आपके हाथ से छीन करके कमल का फूल वहां खिलाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये जाति के समीकरण बनाना बंद कर दे। समाजवादी पार्टी जब तक जनता से मुद्दों के साथ नहीं जुड़ेगी, जब तक ये पीडीए का राग नापेंगे, जब तक ये जाति का जहर बोते रहेंगे, तब तक यही परिणाम होंगे। क्योंकि इस देश में पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार, जो पिछड़ा वर्ग आयोग का था, संवैधानिक संस्था बनाने का उसको अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। नीट में पहली बार छात्रों को, पिछड़े छात्रों को अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। सबसे ज्यादा पिछड़े सांसद, सबसे ज्यादा पिछड़े विधायक आज भारतीय जनता पार्टी से अब आप बेशक इनकार करें राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन देखिए इंडिया अलायंस ने दबाव तो आप पर बनाया कि आप भी ओबीसी की बात करें, आप भी पिछड़ों की बात करें, आप भी दलितों की बात करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप आए ना जातियों के फेर में, समीकरण तो सेट किए आपने। नहीं, बिल्कुल कोई जाति के फेर में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी कार्य करती है, समावेशी कार्य करती है, सबका साथ सबका विकास केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। ये जो 4 करोड़ आज प्रधानमंत्री आवास दी है ना, किसी जाति के आधार पर नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना, चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के लिए 7 आदम गए, हमने कोई जाति देखी क्या? हम आरएलडी को में छोड़ देंगे क्या? मान्यवर कांसीराम को सम्मान दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनील जी, अपना गढ़ कैसे बचाएंगे आप? अब तो खुली चुनौती दे रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, आजमगढ़ छीन लिया, रामपुर छीन लिया, हम तो इस बार मैनपुरी भी छीन लेंगे। देखिए, ये इनका घमंड है। और एक दौर में हम लोग पुराने लोगों से सुनते हैं, कांग्रेस को भी घमंड आ गया था, 1975 में इमरजेंसी लगा दी और नारा दिया गया इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज राकेश त्रिपाठी और इनके सारे नेता चाहते हैं कि लोग ये महसूस करें कि मोदी ही देश है, देश ही मोदी है। तो इंदिरा जी हार गई, कांग्रेस हार गई, तो आप तो कुछ नहीं है, आप हारेंगे। देश बेचने वाले, बलात्कारियों को जेल से रिहा करने वाले, पिछड़ों का आरक्षण छीनने वाले, दलितों का उत्पीड़न करने वाले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाले, देश के भाईचारा को खत्म करने वाले लोगों को ये देश बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी भी हारेंगे, उत्तर प्रदेश से रक्षा मंत्री हारेंगे और आप तरस जाएंगे। एक अंक में आपके सांसद आएंगे। इंडिया, भारत बढ़ेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया ही। तो 80 सीटों का दावा कर रहे हैं ना, आप कितने का कर रहे हैं? आप बताइए कितने सीटों का दावा कर रहे हैं? तो 80 सीट का टारगेट लेकर चल रहे हैं, आप बताइए कितने का लेकर चल रहे हैं? देखिए, मैं एक सवाल आ रही हूँ मेरा, एक मिनट। तो जी ने एक बात कही है कि हम भाजपा को 80 के 80 सीटों पर हटाएंगे और भाजपा जैसे हार जाएगी में रुक जाएंगे। अच्छा, एक ही करके राकेश त्रिपाठी जी, उनकी आवाज कट जाएगी अगर आप बोलेंगे, दोनों में से किसी की आवाज नहीं आएगी। एक मिनट। राकेश त्रिपाठी जी, जैसे ही पीडीए शब्द आता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सीने पे सांप लौट जाता। अरे राकेश त्रिपाठी जी दे दीजिए जवाब। अरे इनके पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है सुनील जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो चेहरे लेकर आए हैं, डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश में सीएम बनाया है, इनके पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी आप पीडीए लेकर चल रहे हैं। जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी।
संकट है, डॉक्टर मोहन यादव से लेकर के और विष्णुदेव साय तक, हम इसी पीडीए से लेकर के हमने मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये पेट में दर्द इनके होना शुरू हो गया है, क्योंकि इनको लगता था कि यादव बिरादरी पर तो इनका एकाधिकार है, ठप्पा है। ये डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बना दिया? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आज डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी पट्टी के क्षेत्र के लोगों के लिए जो अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, क्या समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस के पार्टनर के तौर पर सार्वजनिक तौर पर उसकी मजम्मत करती है और डीएमके के सांसद से माफी मांगने की मांग करती है? चलिए, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, फिर रोहित जी के पास जा रही हूं। हाँ। ठीक है, देखिए, मोहन यादव जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या मोहन यादव जी को इतनी आपने ताकत दी कि पहली कैबिनेट में जातीय जनगणना की बात कर सकें? मध्य प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण कितना है, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा सकें, दलितों का आरक्षण बढ़ा सकें? अब कब तक जातीय जनगणना पर अटके रहेंगे सुनील जी? ये जातीय जनगणना पर तो चुनाव हार गए ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकर आए थे ना ये मुद्दा, लेकर आए थे ना ये मुद्दा, जनता ने स्वीकार नहीं किया है। रुकिए रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी, आप लोग कहाँ हैं? आप इधर हैं समाजवादी पार्टी के साथ या अभी भी डामाडोल की स्थिति में है? मैडम, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी तरीके से तटस्थ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तटस्थ हैं, क्योंकि जनता अब कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार हमसे नहीं सहा जा रहा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खाली जुमलों से जनता का पेट भरना चाहती है, ये पूरी तरीके से स्थिति साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, छोटे व्यापारी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ चंद उद्योगपति ही उसके आग के तारे हैं और उनके लिए ही सरकार पूरी तरीके से काम करती है 24 घंटा 365 दिन। और राकेश त्रिपाठी जी ने स्वयं अभी डिबेट के अंदर ये चीज स्वीकार की है कि इनके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। इन्होंने कहा ना तो राजभर जी, ना निषाद जी और ना ही अनुप्रिया जी हमसे सीट मांग सकते हैं। क्या कोई पूछ रहा है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे? राकेश त्रिपाठी जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं है कि इनके यहाँ कोई सवाल पूछ सके। इनके यहाँ तो पूरी स्थिति बिल्कुल साफ है कि अगर तो आप बताइए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आपके यहाँ तो लोकतंत्र है, आप तो दुहाई दे रहे हैं, इनके यहाँ नहीं है मान लिया, आपके यहाँ तो है। आप बताइए कितनी सीटों पर ताल ठोक रही है आरएलडी? जी जी बिल्कुल, हम हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसीलिए इस सवाल पे आज सवाल हो रहा है कि हम कितनी सीटों पे ताल ठोक रहे हैं। स्थिति यह है कि राष्ट्रीय लोकदल 12 सीटों पे अपनी तैयारी कर रही है और सम्मानजनक तरीके से 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन मजबूती से चलिए 12 सीट तो यहाँ पर कम हो जाती है सुनील सिंह साजन जी, और उसके बाद फिर कांग्रेस को भी आपको मैनेज करना है। एक बार अरुण राजभर जी से पूछ लीजिए वो कितनी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास समय बस इतना ही था, एक बार अरुण राजभर जी से रोहित जी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।